गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं शेख दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इकोनॉमी का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और जिसका नाम है नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय क्या होती है। आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक है कि हम राष्ट्रीय आय को समझेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे, शब्दावलियाँ पढ़ेंगे जो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम कवर करेंगे वो जीडीपी जीएनपी कवर करेंगे। उसके लिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना अपना समय ख़राब किए हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय होती क्या है। तो अगर इसको मैं सबसे सरल शब्दों में कहूँ कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो अगर मैं कहता हूँ कि 1 ईयर किसी भी देश की राष्ट्रीय आय जो कैलकुलेट की जाती है वो 1 साल के लिए कैलकुलेट की जाती है। तो अगर मैं राष्ट्रीय आय को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं कहता हूँ कि किसी भी देश के 1 साल में जो भी प्रोडक्शन या उत्पादन होता है, किसी भी देश में 1 वर्ष में जो भी प्रोडक्शन या उत्पादन होता है, अब प्रोडक्शन या उत्पादन किसका होगा? या तो गुड्स का होगा या सर्विसेज का होगा। गुड्स और सर्विसेज के बारे में मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि गुड्स हम उन्हें बोलते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, सर्विसेज उन्हें हम बोलते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते। एग्जांपल जैसे मैं गुड्स की बात करता हूं तो मैं कहूं बिस्किट या कुछ भी ऐसे कार, ये सभी क्या है? ये गुड्स हैं। सर्विसेज जैसे आप डॉक्टर से हेल्थ सर्विस लेते हैं तो क्या आप उसे देख सकते हैं या छू सकते हैं? नहीं। तो गुड्स मतलब जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और सर्विसेज मतलब जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते हैं। तो मैं कहता हूं नेशनल इनकम क्या हुई? किसी भी देश की 1 वर्ष में जो भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन किसका होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर हम इसी जो प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, इसकी मैं मनी वैल्यू निकाल लूं, और यही मनी वैल्यू क्या कहलाती है? यही मनी वैल्यू कहलाती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब ये हुआ कि किसी भी देश की 1 वर्ष में जो भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन या उत्पादन किसका होगा? या तो वस्तुओं का होगा या सेवाओं का होगा। अगर उसका मैं कुल निकाल लूँ, कुल जो भी उत्पादन हुआ हो उसका अगर मैं मनी वैल्यू निकाल लूँ, उसके पैसे में उसका मूल्य निकाल लूँ, तो वही पैसे में मूल्य क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। एग्जाम्पल थोड़ा सा मैं अगर समझाना चाहूँ, मैं कहता हूँ कि अगर किसी देश में, एग्जाम्पल है एक छोटा सा, 10 पार्ले बिस्किट का, पार्ले जी का प्रोडक्शन हुआ है, वहीं अगर हम सर्विसेज की बात करें तो 10 पार्ले जी मतलब कितना हो गया? 5 10 50। और यहाँ पर अगर हम देखें सर्विसेज की अगर हम बात करें, सेवाओं का, तो मान लेते हैं 20 रुपए की हेल्थ सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है, 20 रुपीज़ की एजुकेशन सर्विसेज का हुआ है, ये हेल्थ हो गया, ये एजुकेशन हो गया, और 10 रुपये, चलिए इतना ही मान लेते हैं, 40 मान लेते हैं, 25 कर लेते हैं दोनों को, 25 ये क्या हो गया? ये हेल्थ हो गया, ये एजुकेशन हो गया। तो गुड्स का कितना प्रोडक्शन हुआ था? 50। सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हो गया? 50। तो 50 + 50 करेंगे तो ये क्या हो गया? ये आ गया 100। और जब मैंने कहा जब हम मनी वैल्यू निकालते हैं तो वही मनी वैल्यू क्या हो जाती है? नेशनल इनकम। तो यही 100 रुपये क्या हो गया? राष्ट्रीय आय हो गया। चलिए एक बार फिर से मैं बताता हूँ, किसी भी देश के 1 वर्ष में जो भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन किसका होगा? गुड्स एंड सर्विसेज का। अगर हम उसकी मनी वैल्यू निकाल लें, उसी मनी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? नेशनल इनकम कहेंगे। ये हमने समझ लिया राष्ट्रीय आय क्या होती है। अब हमें जो इस चैप्टर में आगे पढ़ना है वो नेशनल इनकम से संबंधित जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपने नाम सुने होंगे पेपर में या न्यूज़पेपर में, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी, वो सब समझना है। लेकिन उसको समझने से पहले कुछ बेसिक्स समझना जरूरी है। तो अब हम बेसिक्स की बात करेंगे। अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो हैं, जो शब्दावलियां हैं, जिनके बिना शायद नेशनल इनकम इतने बेहतर ढंग से समझ में नहीं आएगा, हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले जो मैंने लिख रखा है वो लिख रखा है, मैं इधर लिख देता हूं, फाइनल
उल्टा लिखते हैं थोड़ा सा, इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स क्या होती हैं? फाइनल गुड्स क्या होती हैं, इनको समझ लीजिए। अगर हिंदी में हम कहें तो इसको बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं, और इसको बोलते हैं अंतिम वस्तुएं। अंतिम वस्तुएं। तो अब हम समझेंगे कि आखिर ये मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, यानी इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स में बेसिक डिफरेंस है क्या। तो इसको अगर एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें, सबसे पहले हम समझेंगे इंटरमीडिएट गुड्स या मध्यवर्ती वस्तुएं। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं दोनों का एग्जाम्पल लूँगा, इधर इंटरमीडिएट गुड्स का और इधर फाइनल गुड्स का। अगर मैं कहता हूँ, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ किसका, कार व्हील, और इधर मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ फाइनल गुड्स में, मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल कार का। तो इसमें आपको क्या मैं कह रहा हूँ कि जो ये कार व्हील है ये एग्जाम्पल है इंटरमीडिएट गुड्स का या मध्यवर्ती वस्तुओं का, और ये जो कार एग्जाम्पल है ये फाइनल गुड्स का है या अंतिम वस्तुओं का है। तो इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? इसमें जो अंतर होता है मध्यवर्ती वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं में या इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स के बीच जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो ये इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं ये क्या होता है, इनको कंज्यूमर यूज़ नहीं करता है, कंज्यूमर जो होगा यूज़ नहीं करेगा। अब ये बताइए, कार के पहिए का कंज्यूमर क्या यूज़ करेगा, चलाएगा तो है नहीं उसको डंडी लेके। तो पहली बात क्या हो गई, कंज्यूमर इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या हो जाएगी, यूज्ड एज रॉ मटेरियल, यानी इन्हें कच्चे माल के रूप में किसी अन्य प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि जो कार व्हील है इसको हम किस में यूज करेंगे, इसको हम आगे कार बनाने में यूज करेंगे। वैसे जो ये मैंने रॉ मटेरियल लिखा है वो यहां पर इतना सूटेबल नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको सीधा सा मतलब ये समझें कि जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, जैसे मैं कहूँ हम बिस्किट बनाने में अगर गेहूं का प्रयोग करते हैं तो गेहूं बिस्किट के लिए क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगी, क्योंकि उसका कंज्यूमर गेहूं का डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि यूज एज रॉ मटेरियल, तो बिस्कुट बनाने में रॉ मटेरियल या कच्चे माल के रूप में यूज हो रहा है। वैसे ही जब मैं कार व्हील की बात करता हूं तो कंज्यूमर व्हील का डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, और इसका क्या होता है, इसका प्रोडक्शन के अगले स्टेप में यूज होता है। अब कार की अगर हम बात करें या फाइनल गुड्स की बात करें तो ये क्या होता है, यूज्ड बाय कंज्यूमर्स। इसका मतलब यह हुआ कि जो फाइनल गुड्स होती हैं उनका डायरेक्ट उपभोक्ताओं द्वारा यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें अब और कुछ वैल्यू एडिशन नहीं किया जा सकता है। जो फाइनल गुड्स होती हैं उनका मतलब हुआ, फाइनल गुड्स मतलब एकदम फाइनल, उनका अब उपभोक्ताओं द्वारा यूज किया जाएगा। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोक्ता यूज नहीं करते हैं, बल्कि प्रोडक्शन के एक अगले चरण में उनका प्रयोग कच्चे माल या रॉ मटेरियल के रूप में होता है। तो ये हमने मतलब समझ लिया इन दोनों के बीच, यानी जो सबसे, और इसमें बताना मुझे यह है कि जब भी हम नेशनल इनकम निकालते हैं उसमें हम क्या शामिल करेंगे, उसमें हम केवल फाइनल गुड्स को शामिल करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नेशनल इनकम में केवल फाइनल गुड्स को शामिल किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को हम शामिल नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं ये समझ लीजिए। मान लिया कि मैं नेशनल इनकम फाइंड कर रहा हूं यहां पर, ठीक है, और मैं मान लिया ये कार का पहिया 20 रुपए का है, ठीक, और उसके बाद ये कार पूरी 100 रुपए की हुए। जो इसको बनाने में जो खर्चा आया उसका क्या हुआ, जो भी इसका गुड्स एंड सर्विसेज का मैंने नेशनल इनकम की डिफिनीशन में क्या बताया था कि जो भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका जब हम मनी वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू निकालते हैं तो वही क्या हो जाता है, नेशनल इनकम हो जाता है। अब हम बात करते हैं, अब हमको समझना यह है इस टॉपिक में कि नेशनल इनकम में हम फाइनल गुड्स को क्यों शामिल करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल क्यों नहीं करते हैं, तो ये हमको समझना है। तो मैं कार और पहिए का एग्जांपल देके समझाऊंगा।
मान लिया कि मैं नेशनल इनकम में इसको भी शामिल कर रहा हूं, इस 20 रुपए के, जो 20 रुपए किसकी वैल्यू है, ये कार व्हील की वैल्यू कितनी है, 20 रुपए, 20 रुपए शामिल होगा। उसके बाद जो कार पूरी बन के आई है इसको भी मैं नेशनल इनकम में शामिल कर रहा हूं, इस पूरे कार का प्राइस 100 रुपए है। ठीक, अब जब भी कार बनती है, हम कार खरीदने जाते हैं, तो कार में जितने भी इक्विपमेंट्स या उपकरण लगे होते हैं उन सबका प्राइस इस 100 रुपए में या कार की कीमत में शामिल होता है। तो सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ कार का मूल्य 100 रुपए शामिल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पहिए का 20 रुपए भी इसमें शामिल होगा। लेकिन 20 रुपए हमने यहाँ भी ऐड कर लिया, यानी 20 और 120, सॉरी 20 और 100, 120 नेशनल इनकम आ गई। ठीक है, लेकिन यहां पर हमने समस्या क्या देखी कि इस 100 रुपए में 20 रुपए पहिए का मूल्य भी शामिल था और यहां भी हमने पहिए का मूल्य 20 रुपए शामिल कर दिया है। तो हमने देखा 20 रुपए यहां पर और 20 रुपए यहां पर, क्या हुआ, पहिए का मूल्य 2 बार शामिल हो गया, यानी काउंटिंग में मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, एरर हो गई। क्यों? क्योंकि हमने एक ही वस्तु का मूल्य 2 बार शामिल कर लिया। एक बार तो उसका सेपरेट वैल्यू शामिल की, उसके बाद जब हमने कार का पूरा प्राइस निकाला तो कार के पूरे मूल्य में पहिए का मूल्य भी शामिल होता है। तो 20 रुपए क्या हो गया, इसी को कहते हैं दोहराव की समस्या, डबल काउंटिंग। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड ही नहीं करते हैं, यानी हम ये 20 रुपए नहीं इंक्लूड करेंगे। जब ये पूरी कार बन जाएगी तो हम क्या करेंगे, इस फाइनल गुड्स को 100 रुपए को इंक्लूड करेंगे। इससे क्या होता है, डबल काउंटिंग नहीं होती है। इससे क्या होता है, डबल काउंटिंग की जो भी प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए हम नेशनल इनकम में फाइनल गुड्स को शामिल करते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करते हैं। ये पहला जो सबसे थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है ये हमने समझ लिया। और अब हम थोड़ी आगे की बात करें, अगर अब जो हम सेकंड टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, शब्दावली की बात करेंगे, उस पे जब हम आते हैं कि आखिर ये फैक्टर इनकम क्या होती है। दूसरा जो हम बार बार यहां पर यूज होगा नेशनल इनकम में, ये सारी वही वर्ड्स हैं जो बार बार यूज होंगे। दूसरा बात आती है फैक्टर इनकम, यानी हिंदी में कहें तो कारक आय। कारक आय क्या होती है, आपने आय सुना होगा, अब आपको समझ में नहीं आता, अक्सर ये लोग इसमें समझ में उनको नहीं आता है कि आखिर ये कारक आय क्या होती है। आय तो सबने सुना होता। तो मैंने पहले चैप्टर में आपको एक टॉपिक कवर कराया था, उसका नाम था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मैंने आपको कौन सा टॉपिक कराया था, मैंने आपको टॉपिक कराया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसको हिंदी में बोलते थे उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक कौन से हैं, और मैंने आपको उत्पादन के कौन से कारक बताए थे, उत्पादन के कारक। और मैंने आपको उत्पादन के कितने कारक बताए थे, मैंने आपको उत्पादन के 4 कारक बताए थे। पहला था लैंड, जिसको हिंदी में कहते हैं भूमि। दूसरा था लेबर, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रम। तीसरा था कैपिटल, जिसको हिंदी में कहते हैं पूंजी। चौथा क्या था, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्यमशीलता। प्रेन्योरशिप सही है, तो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, उद्यमशीलता। तो मैंने उत्पादन के कारक बताया था, इसका मतलब वो होता है कि हमें किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए इन 4 फैक्टर्स को एक साथ लाना पड़ेगा, तभी उत्पादन होता है। और जब उत्पादन के परिणाम स्वरूप ये जो भी चीजें हम एक साथ ला रहे हैं इनको कुछ इनकम होती है। जैसे अगर मैं उद्यमी वो होता है जो सबको संगठित करता है, जोखिम लेने वाला, तो इसको क्या होता है, इसको प्रॉफिट होता है। ठीक, उसके बाद हम कैपिटल को क्या मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है उत्पादन के परिणाम स्वरूप। ये सब मैं पिछली वीडियो में विस्तार से पूरी, मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, विस्तार से मैं डिस्कस कर चुका हूं। लेबर को क्या मिलेगा, लेबर को मिलेगी वेजेस या सैलरी, मजदूरी। और लैंड को क्या मिलेगा, लैंड को मिलेगा रेंट। ठीक, तो ये हमने समझ लिया कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या उत्पादन के कारक होते हैं उनको उत्पादन के परिणाम स्वरूप क्या मिलता है, रेंट मिलता है, वेजेस मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट।
यानी इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। यानी जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप इनको जो भी आय होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फैक्टर इनकम। और नेशनल इनकम में हम केवल फैक्टर इनकम को शामिल करते हैं, यानी वो उत्पादन के कारकों को जो आय प्राप्त होती है, जो लोग उत्पादन में शामिल होते हैं उनको जो आय प्राप्त होती है, हम उसको ऐड करते हैं। हम यूनिलैटरल ट्रांसफर या एक पक्षीय हस्तांतरण को शामिल नहीं करते हैं, उसको हम आगे समझेंगे। मतलब अगर थोड़ा सा समझ लीजिए एक पक्षीय हस्तांतरण क्या होता है। एक पक्षीय हस्तांतरण क्या होता है, हस्तांतरण या यूनिलैटरल ट्रांसफर क्या होता है कि मान लिया कि आपको कुछ ऐसी आय इनकम प्राप्त हो रही है जिसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप कुछ भी अपने स्किल नहीं दे रहे हैं। जैसे मैं बात कर दूं कि आपको बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो रहा है, बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। वो सभी आय जिससे कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यूनिलैटरल ट्रांसफर या एक पक्षीय हस्तांतरण कहते हैं। और नेशनल इनकम की जब भी हम काउंटिंग करते हैं, जब भी हम नेशनल इनकम की गणना करते हैं तो उसमें हम एक पक्षीय हस्तांतरण को शामिल नहीं करते हैं। जैसे बेरोजगारी भत्ता आप कह सकते हो, आप गिफ्ट कह सकते हो, अगर आपको किसी ने गिफ्ट दिए तो ये सब आप कह सकते हो, इसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। नेशनल इनकम में किसको शामिल करेंगे, फैक्टर आय, मतलब उन कारकों की आय जिन्होंने उत्पादन में भाग लिया है। तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टर इनकम क्या होती है। अब हम तीसरी टर्मिनोलॉजी को कवर करेंगे। अब तीसरी टर्मिनोलॉजी क्या है, जरा हम उसकी अगर हम बात कर लें। तीसरी टर्मिनोलॉजी है नेशनल रेजिडेंट्स, नॉर्मल रेजिडेंट, सॉरी। तीसरी टर्मिनोलॉजी है नॉर्मल रेजिडेंट्स। रेजिडेंट्स या हिंदी में कहें तो इसे हम बोलते हैं सामान्य निवासी। अब सामान्य निवासी का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। सामान्य निवासी कौन होते हैं, मैं सिनॉप्सिस के तौर पर इसको समझाने का प्रयास करूंगा। सामान्य निवासी कौन होते हैं, अगर मैं इसकी बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर मैं कहूं कि इंस्टीट्यूशन की जब मैं बात करूं तो चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, या मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इंस्टीट्यूशन की बात करता हूं, मैं इंस्टीट्यूशन की बात करूं तो वो संस्थाएं जो भारतीय हों या कौन सी हों, विदेशी हों। ठीक है, मैंने क्या कहा कि नॉर्मल रेजिडेंट या सामान्य निवासी का मतलब हुआ कि संस्थाएं जो या तो भारतीय हों या विदेशी हों, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं व्यक्तियों की बात करूं तो पर्सन्स, चाहे वो भारत के नागरिक हों, सिटीजन्स ऑफ इंडिया हों या सिटीजन ना हों, ठीक है, वो भी सामान्य निवासी हो सकते हैं। संस्थाएं वो चाहे इंडियन हों या फॉरेनर हों, उन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट्स बोल सकते हैं। व्यक्ति चाहे वो भारत के नागरिक हों या ना हो, उन्हें हम क्या बोल सकते हैं, उन्हें हम नॉर्मल रेजिडेंट बोल सकते हैं। अब कंडीशन क्या है, रिसाइड्स इन अ कंट्री, रिसाइड्स इन कंट्री मतलब देश में रहते हों। अगर मैं भारत के सामान्य निवासी की बात करूं तो मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो विदेशी हो या भारत का नागरिक हो या ना हो, या कोई भी संस्था चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो, ठीक है, अगर वो भारत में है, भारत में निवास कर रही है, रह रही है या अपना व्यापार संचालित कर रही है और उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो वो भारत में हो। इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इंडिया मतलब उसके जो भी आर्थिक रुचियां हैं वो भारत में केंद्रित हों, उसे हम क्या बोलते हैं इकोनॉमी में, नेशनल इनकम में, उसे हम नॉर्मल रेजिडेंट या सामान्य निवासी मानते हैं। यानी सामान्य निवासी का मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि नागरिक की बात हो रही है, भारत का नागरिक, इसका यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है।
सामान्य निवासी का मतलब होता है ऐसी कोई भी संस्था, चाहे वो भारतीय हो या फॉरेनर हो। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति चाहे वो भारत का नागरिक हो या ना हो। तीसरी बात, बस भारत में रह रहा हो और उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो भी आर्थिक रुचियां हैं, जो आर्थिक दृष्टि से वो भारत में कुछ काम कर रहा हो, तो उसे हम इकोनॉमी में या नेशनल इनकम फाइंड करते टाइम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रेजिडेंट या सामान्य निवासी। जैसे मैं अगर कहूं, अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ये इंडिया है, अगर मैं कहूं कि ये इंडिया मैंने बना दिया और इस इंडिया में यहां पर एक कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी का नाम है नाइकी, ठीक है। तो चूंकि नाइकी इंडियन कंपनी तो है नहीं, तो नाइकी क्या है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन में ये क्या कर रही है, ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है, वो अलग बात है, वो हम नहीं कर रहे हैं। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, ये क्राइटेरिया पूरा हुआ, भारत में है, ये क्राइटेरिया पूरा हुआ, और यहां पर व्यापार कर रही है, ये क्राइटेरिया पूरा हुआ। तो इस नाइकी कंपनी को हम इंडिया में क्या मानेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट या सामान्य निवासी मानेंगे। ये हमने समझ लिया। और मान लिया, एक चीज और मैं कहता हूं कि कोई फॉरेनर आदमी है जो इसमें क्या कर रहा है, इसी कंपनी में या किसी और कंपनी में नौकरी कर रहा है। मान लिया कोई विदेशी व्यक्ति यहाँ पर नौकरी कर रहा है, किसी भी कंपनी में नौकरी कर रहा है, तो फॉरेन है, तो भारत का सिटीजन नहीं होगा, तो ये कंडीशन पूरी हुई। भारत में रह रहा है, ये कंडीशन पूरी हुई। उसकी आर्थिक रुचि कहाँ है, भारत में है, ये कंडीशन पूरी हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको चलिए मैं एक और ढंग से बता देता हूं आपको। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अक्सर डिफिनीशन होती है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 1 वर्ष या 1 वर्ष से अधिक अवधि से भारत में रह रहा है और उसकी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी भारत में हो, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट बोलेंगे। उम्मीद है इस डायग्राम से और ये जो मैंने डिफाइन किया इससे आपको समझ आया होगा। और अब हम जो लास्ट टर्मिनोलॉजी है डोमेस्टिक टेरिटरी की, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसको समझेंगे। अब हम टर्मिनोलॉजी जो लास्ट है या फोर्थ मैं कहूं, हम समझेंगे कि आखिर डोमेस्टिक टेरिटरी होती क्या है। डोमेस्टिक टेरिटरी या इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, घरेलू सीमा, घरेलू या आर्थिक सीमा भी हिंदी में बोलते हैं। इकोनॉमिक टेरिटरी और डोमेस्टिक टेरिटरी, घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा भी बोलते हैं। अब इसको अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो इसको मैं क्या कहूंगा, घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा को अगर मैं छोटे से शब्दों में लिखूंगा, एरिया ऑफ ऑपरेशंस, एरिया ऑफ ऑपरेशंस, एरिया ऑफ ऑपरेशंस जनरेटिंग या जनरेट्स क्या होगा, एरिया ऑफ ऑपरेशन जनरेटिंग डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम यानी वो सभी क्रियाओं के क्षेत्र जो घरेलू आय उत्पन्न कर रहे हैं, उनको हम डोमेस्टिक टेरिटरी बोलते हैं। ज़्यादातर जब मैं डोमेस्टिक टेरिटरी या घरेलू सीमा की बात करता हूं तो आप देश की सीमाएं समझते हैं। अगर हम राजनीतिक संदर्भ में समझें, राजनीतिक प्रोस्पेक्टिव लें, तो शायद ये बात सही भी है कि जैसे ही मैं कहता हूं घरेलू सीमा तो आप बॉर्डर समझ लेते हो, लेकिन अर्थशास्त्र में, अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। घरेलू सीमा का मतलब यहां पर क्या होता है, एरिया ऑफ ऑपरेशंस जनरेटिंग नेशनल इनकम, मतलब कि वो सभी क्षेत्र जो घरेलू आय सृजित कर रहे हैं वो भारत के क्या होंगे, वो भारत के क्या होगी, डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। जैसे अगर मैं कहूं कि मैं इंडिया बनाता हूं, इंडिया का मैप मैं बनाने की कोशिश करता हूं छोटा सा, शायद बेहतर समझ में आए उससे। ये इंडिया हो गया, ठीक है, और ये हो गया पाकिस्तान और ये हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, मैंने कहा ये इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है। ठीक,
तो अगर मैं इस परिभाषा को समझूं कि एरिया ऑफ ऑपरेशंस जनरेटिंग डोमेस्टिक इनकम इज कॉल्ड डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी वो सभी क्षेत्र जहां से घरेलू आय सृजित हो रही है उन्हें हम क्या कहेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी। जैसे मैं कहता हूं इसी चैप्टर की मैं बात करता हूं और मैं कहता हूं कि यहां पर भारत की एम्बेसी है, एम्बेसी मतलब हिंदी में होता है दूतावास, ठीक है। इसी तरह अगर मैं देखूं कि यहां पर अफगानिस्तान में भारत की एक मिलिट्री बेस है, यानी यहां पर एक सैनिक अड्डा है, अब मिलिट्री बेस है, तो मैं कहता हूं कि ये जो भी मिलिट्री बेस है इसके लिए मुझे क्या लग रहा है कि शायद ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है और इसके लिए शायद अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। चलिए मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं, इसको मैं अगली वीडियो में विस्तार से कवर करूंगा कि क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है डोमेस्टिक टेरिटरी। मतलब ये हुआ, छोटा सा मैं बताऊंगा क्योंकि मैं अगली वीडियो में पूरा कवर करूंगा। इस एम्बेसी से जो भारत को क्या इनकम होगी, बिल्कुल होगी। कैसे? पाकिस्तान के कुछ लोग चाहे वो इलाज करवाने के लिए भारत में आए या किसी मान लिया पाकिस्तान के कुछ लोग हेल्थ के लिए भारत में आते हैं तो इनको एम्बेसी से वीज़ा लेना पड़ेगा और इस वीज़ा से इंडियन एम्बेसी को पैसा मिलेगा और वो इंडियन एम्बेसी का जो पैसा मिलेगा वो क्या करेगा, वो पैसा क्या करेगा, एम्बेसी को जो पैसा मिलेगा वो देश की जो भी नेशनल इनकम आ रही है उसको इंक्रीज करेगा, वो डोमेस्टिक इनकम को इंक्रीज करेगा। इसलिए जो एम्बेसी है ये क्या होगी, ये भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, यानी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। इसी तरह अगर पाकिस्तान की एम्बेसी जो दिल्ली में है, राजदूत है, पाकिस्तान का जो दूतावास दिल्ली में है वो किसकी वो होगी डोमेस्टिक टेरिटरी, वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी, वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी होगी। चलिए इतना ही समझते हैं, मैंने मोटा मोटा बता दिया, लेकिन इस टॉपिक को यानी घरेलू सीमा वाले टॉपिक को, इकोनॉमिक टेरिटरी वाले टॉपिक को हम पूरा विस्तार से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो और आपको ये टॉपिक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।